चेतन अपने राइटिंग पैड पे स्क्रिबल कर रहा था। वो राइटिंग पैड जिसका पिछला हिस्सा ब्राउन पुट्ठे का होता है और ऊपर लाइन वाले पेजेस। चेतन की ये बहुत पुरानी आदत थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। ऐसे कई राइटिंग पैड्स वो बस एक महीने में खत्म कर देता था। पूरे ऑफिस में लोग उसकी इस अजीब आदत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ या खेल करना इसमें किसी की हिम्मत थी नहीं। आज राइटिंग पैड के एज पे उसने दो नंबर्स लिखे, 3 और 1, 31। ठीक उसी के नीचे उसने लिखा डे 14। आज इंडिया के टोटल लॉकडाउन का 7वां दिन था और चेतन के सेल्फ क्वारंटाइन का 14वां दिन। कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला के रख दिया था और इसी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो लोग जिनको पता था कि ये वायरस कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरे वो जो बस बेवकूफ ही थे। इस अकेलेपन में चेतन के पास अपने पुराने केसेस वापस बारीकी से देखने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। जब कोरोना वायरस के फैलने की खबरें बस शुरू ही हुई थी, तब चेतन लंदन में था। 1 मार्च 2020। वेस्ट लंदन में चेतन पुलिस के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठा हुआ था। एक्चुअली मुंबई में चेतन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव था। उसने अपने करियर में काफी केसेस सॉल्व किए थे, कुछ मुंबई शहर में और कुछ जो इंडिया के कोनों कोनों में उसे ले जाते थे। केस किसी भी शहर का हो, चेतन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग ढूंढ ही लेता था। इसलिए कभी कभी लोग उसे ट्रैवलिंग डिटेक्टिव के नाम से बुलाते थे, या फिर फटकू पुलिस। चेतन करीब 43 साल का था। उसके बाल थोड़े छोटे और हल्के घुंघरालू थे। उसके पहनावे में 80s के स्टाइल की झलक थी। जब वर्दी की जरूरत ना हो तो बस अपनी लाइट ब्लू जीन्स और डर्ट ब्राउन जैकेट में रहता था, और थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश दिखना हो तो एविएटर्स पहन लेता। बस गुड टू गो। फिलहाल वो साउथ हॉल में एक सिंपल से मिशन पे था, बस देखो और रिपोर्ट करो। दिमाग सिर्फ टारगेट को फॉलो करने में लगाना, रोक टोक में नहीं। उसकी नजर सिर्फ एक मार्क पे थी, अरुण सक्सेना। अरुण सक्सेना एक अकाउंटेंट था। हाल ही में उसका नाम पुलिस फाइल्स में काफी चर्चे में था। अरुण के काम और उसके ताल्लुक माफिया से जुड़े थे, इंडियन माफिया से। उनके चंद टॉप लोगों के पैसों और डीलिंग्स की सारे रिकॉर्ड्स बस अरुण की उंगलियों के नीचे थे। पर ये सब सिर्फ फाइल्स में था। दुनिया के सामने अरुण एक आम अकाउंटेंट था, सक्सेसफुल बट आम। ऐसा कोई सुराग या शक करने की वजह नहीं थी जिसके बिना पे अरुण को हिरासत में लिया जा सके। लेकिन चेतन तो अभी अभी लंदन आया था। अरुण को इंडिया एक्स्ट्राडाइट कराना बहुत मुश्किल था। इसलिए यूके और इंडिया ने एक सीक्रेट डील रची, जिसके वजह से चेतन यूके आया। ये सीक्रेट डील दो देशों के बीच में कुछ आपसी समझ और कुछ टेढ़े पैतरे अपनाने का एक जरिया था, और ये सब सारी डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए। इसी डील में एक क्लैंडस्टाइन क्लॉज था, एक सीक्रेट क्लॉज। चेतन उसे खुफिया क्लॉज कहता था। सो व्हाट्स द सीन देन? बेन ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। बेन रैमसी साउथ हॉल का एक पुराना पुलिस ऑफिसर था, उम्र में नहीं पर एक्सपीरियंस में। बेन आज चेतन की फील्ड ट्रिप का गाइड था। चेतन की आंखें वैसे तो डार्क थी, लेकिन धूप में भूरी लगती थी, और इस वक्त वो आंखें अरुण पर टिकी हुई थी। अरुण अपनी बीवी रिचा के साथ एक स्टोर से निकला। रिचा भी अकाउंटेंट थी, लेकिन उसके क्लाइंट्स इतने शातिर नहीं थे। अरुण ने एक ग्रे ओवरकोट और ब्राउन मफलर पहना हुआ था। 39 की उम्र और कुछ 5.5 फीट हाइट, पतला दुबला सा, फ्रेंच बियर्ड और गहरी आंखें। रिचा लगभग 33 साल की थी। Hey, I would so appreciate an answer. बेन ने दोबारा पूछा, कुछ दबाव डाल के। चेतन जवाब देने के मूड में तो था नहीं, लेकिन ठंडी सांस लेके और कंधे ढीले करके उसने कहा, Do you see that guy right there, up there, in the grey overcoat and the brown gloves? चेतन ने अरुण की तरफ इशारा किया। Yeah, sure. थोड़ी दिलचस्पी आई बेन में।
Well, I'm supposed to plan his big bad monster party. Birthday. The people back home just want to know exactly what to buy for him so he doesn't get the wrong gift. And, just pout all through summer. चेतन ने अपनी मासूम शक्ल और टेढ़ी स्माइल कुछ सेकंड बेन को दिखाई और फिर अरुण की तरफ मोड़ दी। 31 मार्च। अपने रूम में बैठे चेतन उस दिन की सारी बातें याद कर रहा था। अरुण अपनी वाइफ के साथ करीब 1:45 को ज्वेलरी स्टोर से निकला था। पास रखे पैड पे चेतन ये सारी डिटेल्स लिखने लगा, ठीक पेज के बीच में। इस पॉइंट को सर्कल करके उसने बाहर की तरफ एक लाइन खींची। ठीक 2:30 बजे तक उन लोगों ने शॉपिंग की, कभी सड़क पे कभी दुकानों में। तभी एक कैब उनके पास आके रुकी जिसमें वो दोनों बैठ गए। जैसे कैब निकली, बेन की अनमार्क्ड गाड़ी उनके पीछे निकल गई। कैब ने अरुण की वाइफ को उनके घर पे ड्रॉप किया और फिर और आगे चली गई। अपने पैड पे चेतन ने रिचा के गाड़ी से उतरने का वक्त नोट किया, 2:39। चेतन के राइटिंग पैड पे इस पॉइंट से एक लाइन और बाहर की तरफ खींची। ये लाइन उस कैब का रास्ता था जिसका पीछा बेन कर रहा था। कैब साउथ हॉल के बाहर एक यार्ड में जा रुकी 2:50 को। अरुण गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी में शायद कपड़े बदल दिए थे क्योंकि अब वो एक ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ था। वो अकेला यार्ड के एक पुराने गैराज में चला गया। चेतन ने अपने पैड में एक क्वेश्चन मार्क बनाया इस पॉइंट पे। कुछ ही देर में और कैब्स यार्ड में आई जिनमें से ब्लैक सूट्स और ब्लैक ग्लव्स पहने काफी लोग एक एक करके गैराज में जाने लगे। चेतन जब गाड़ी में बैठा ये सब देख रहा था तभी ये सोच रहा था कि काश मैं कुछ कर सकता। काश वो निकल जाता, छुप कर फेंस की तरफ जाता, उसे पार कर वो गाड़ी के पीछे छुप छुप कर गैराज की तरफ जाता और मौका देखकर सीधा लात मारकर दरवाजा खोल देता। लेकिन खोल के करता भी क्या? गन तो उसके पास थी नहीं। ये सिर्फ एक सिंपल मिशन था, देखो और बताओ, खुशो मत। कांट डू नथिंग राइट, बेन ने कहा बिना सरकाज़म के। वो भी शायद घुसने की फिराक में था। अगर हम दोनों कुछ कर बैठते, चेतन ने ये सोचा था तब, और अगर वो न्यूज में आ गया तो फिर सब किए किराए पे पानी फिर जाता। यूके इंडिया के सीक्रेट डील के खुफिया क्लॉज के तहत किसी को भी इन एक्टिविटीज की जानकारी नहीं होनी चाहिए। पता चला तो पहले तो सब डिनाई करेंगे, फिर काफी नेता मीडिया के सवालों के नीचे दब जाएंगे और आखिर में कुछ बकरों की जॉब जाएगी। बेन और चेतन वहां 3 घंटे तक वेट करते रहे। गैराज से कोई बाहर ही नहीं आया, कुछ बदला ही नहीं। फिर खाली हाथ दोनों पुलिस वाले स्टेशन वापस आ गए। ये सारी यादें, सारे डिटेल्स, कुछ कोड्स और कुछ वर्ड्स में चेतन ने अपने पेज पे लिख दिए। अपने अंधेरे रूम में बैठे लॉकडाउन के दिन गिनते चेतन बस याद कर रहा था उस दिन की हर एक बारीक डिटेल। उसके समझ के परे था कि उस दिन के बाद सब चीजें इतनी ज्यादा बदतर कैसे हो गई। 2 मार्च। रिचा ने साउथ हॉल पुलिस स्टेशन में कॉल करके अरुण के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। उस दिन अरुण पूरी रात घर नहीं आया था। 3 मार्च। वेस्ट लंदन फिल्म स्टूडियोज और येडिंगब्रुक के करीब एक लाश मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि ये लाश अरुण सक्सेना की थी और ये मौत कुछ 48 या 52 घंटे पहले हुई थी, मतलब 1 मार्च की दोपहर 2 और शाम 5 के बीच। 31 मार्च। चेतन अपने रूम के कोने में बैठा था। पास ही में 2 पावर स्लॉट्स थे जिससे उसका फोन और टेबल लैंप जुड़े हुए थे। चेतन ने पास रखी बोतल में से अपने ग्लास में और स्कॉच डाली। अगर अरुण की मौत 1 मार्च को हुई तो 3 मार्च तक उसकी बॉडी कहाँ थी? चेतन सोच रहा था, अपनी ड्रिंक के छोटे सिप्स लेते हुए। यह उसका तीसरा पैक था। तभी उसका फोन बजा और उस पर लिखा था एसीपी हसन, तारिक हसन, एसीपी, मुंबई क्राइम ब्रांच। चेतन ने कॉल लाउडस्पीकर पर रिसीव किया। हाँ सर, अपने स्कॉच के एक सिप लेते हुए। आर यू ऑन ड्यूटी? फोन की आवाज खाली रूम में गूंज रही थी। हाँ सर, आई एम ऑन ड्यूटी, ग्लास को हल्के से हिलाते हुए। यार मैंने तो तुम्हें कहा नहीं ड्यूटी पे रहने को, फिर कौन सी ड्यूटी पे हो? सर वो अरुण सक्सेना का केस है ना, कुछ अधूरा लग रहा है इसलिए वही देख रहा हूँ। चेतन, अरुण सक्सेना इज नो मोर। इस बात को लेकर पहले ही हमारी एम्बेसी के साथ अनबन जारी है। द टाइमिंग ऑफ हिज डेथ वाज वेरी अनलकी। उनको क्या लगता है अरुण को हमने मारा है?
अभी दुनिया को हम जेम्स बॉन्ड की औलाद ही लगेंगे, बट नहीं, प्रॉब्लम अभी पेपर वर्क का है। नेक्स्ट टाइम इस तरह की सीक्रेट इंटेल निकलवाने का चांस शायद जल्दी ना मिले। अभी अरुण के केस को खींचो मत। लेकिन सर, और चेतन, अभी अभी लंदन से आए हो, जरा टाइम पास करो, चिल करो। ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स भर रहे हो? मतलब ये क्या ग्रुप बनाया है? अरुण सक्सेना को किसने मारा? डिलीट करो ग्रुप प्लीज। सर, वो वर्क फ्रॉम होम है ना, तो इसलिए ग्रुप बनाया। भाई, व्हाट्सएप पे ये सब चीजें शेयर मत किया करो। अपनी लीड्स और अपनी सोच बंद करो। और तुम ड्रिंक कर रहे हो ना? नहीं सर, तुम जब भी ड्रिंक करते हो तभी इतना सर सर की रट लगाते हो। इफ यू आर ऑन ड्यूटी, बी ऑन ड्यूटी। इफ यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ऑफ ड्यूटी। ओके। एक और सिप लेके चेतन ने कॉल एंड किया। आंखें बंद करके चेतन सोचने लगा। एक बार अरुण से आमने सामने बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी। अपने फोन में चेतन वो रिकॉर्डिंग ढूंढने लगा और फिर अपने ब्राउन राइटिंग पैड के पेज को पलटाया। रिकॉर्डिंग की डेट थी 12 दिसंबर 2019। चेतन सीसीटीवी कैमरा से अरुण को देख रहा था, जो लकड़ी की चेयर पे अकेले एक छोटे से रूम में बैठा था। वो रूम काफी उजड़ा सा लग रहा था। अजीब सी हरी रंग की दीवारें थी। सिर्फ एक खिड़की थी रूम में और वो भी बंद। अरुण ने सर उठा के सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा और चेतन ने सर झुका के मॉनिटर की तरफ। कुछ देर बाद चेतन रूम में आ गया। दरवाजे के पास एक खाली चेयर थी जिसे सरका के चेतन ने अरुण के सामने रख दी। चेतन ने अपना फोन निकाला और अरुण को दिखाते हुए उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फोन को फिर अपने शर्ट के आगे वाले पॉकेट में रख दिया। अरुण सक्सेना, तुम्हें पता है कि तुम यहां क्यों आए हो? हाँ, और मुझे यह भी पता है कि आपको कुछ और ही लगता है कि मैं यहां क्यों आया हूं। अच्छा है, अच्छा है। तो फिर शुरू करते हैं ये बातचीत का सिलसिला। मेरा नाम है चेतन शर्मा। आई एम द सीनियर इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ दिस केस। माय केस? पुलिस वाले भी ना। आपने तो इन्वेस्टिगेशन के पहले ही मुझ पे केस बना दिया। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम है चेतन और ये केस तुम पे नहीं है। हाँ, तुम इस वक्त इस केस की कमजोर कड़ी जरूर हो। चलो, मान लिया। क्यों ना हम इस बात की शुरुआत एक खेल से करें। आप मुझसे एक सवाल कीजिए और फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अगर आपको आपके सवाल का जवाब झूठ लगे तो आप भी मुझे मेरे सवाल का जवाब झूठ ही देना। ऐसे ही थोड़ा म्यूचुअल लेन देन और ट्रस्ट में ये बातचीत पूरी हो जाएगी। मुझे कोई खेल की जरूरत नहीं है। मुझे भी आपके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ घसीट कर लाया नहीं गया है मुझे। आपने एक आवाज दी और 1 घंटे में मैं यहाँ हाजिर हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की पेशेंस जांच रहे थे, चेतन ने कहा, ठीक है। पहला सवाल, क्या मनोहर झा तुम्हारा क्लाइंट है? हाँ है। और नवीन सूरी, कांचीभाई तवावाला, ये भी दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। एक एक करके नाम मत पूछिए। आपकी वॉच लिस्ट में जो सारे लोग हैं सब मेरे क्लाइंट्स हैं। अब मेरा सवाल, चेतन सर, क्या आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी है? क्या? थोड़ा सा चेतन इरिटेट हो रहा था। मूवी? नहीं देखी है मैंने ये। अरे तो आपको शायद ये सीन ओरिजिनल लगेगा। जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। चेतन बात को वापस से पॉइंट पे लाने की कोशिश में, तो तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन सब ने पिछले 10 दिनों में एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स इसी स्टेशन में रजिस्टर की है, ये सब तुम्हारे क्लाइंट्स हैं? चेतन, लेट्स स्किप 2 क्वेश्चंस अहेड। मुझे बेतुके सवाल बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं और मैंने ही उन्हें कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहा था, क्योंकि उन बेवकूफ़ लोगों ने, जब वो मेरे क्लाइंट्स नहीं थे, अपने इनकम बिना सोचे समझे बहुत ही स्टूपिड तरीके से डिक्लेयर की थी। आज नहीं तो कल रेट छोड़ो, जेल हो जाती उन लोगों को। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। चेतन थोड़ा चौंक गया। यहाँ और ऑन रिकॉर्ड ओपनली टैक्स फ्रॉड की बातें कर रहा था। थोड़ा डाउटफुल पर थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर चेतन रूम से बाहर चला गया।
1 मिनट बाद वो फिर रूम में आया। इस बार उसके पास उसका पसंदीदा ब्राउन राइटिंग पैड था। चेतन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो एक्सटॉर्शन कॉल्स तुमने करवाए थे। अरुण फिर हंस के, सर अभी मेरी बारी, चीटिंग नहीं। चेतन इस खेल से थोड़ा बोर हो गया था, लेकिन वो ये भी समझ गया था कि अगर इस डिस्कशन से कुछ पाना है तो अरुण के तरीके से पाना होगा। तो चेतन सर, मैंने सुना है करीब 5 साल पहले जब आपकी वाइफ आपको छोड़कर गई थी। ये सुनते ही एकदम से चेतन के दिमाग के राइट साइड वाली नस खींची और उसने अपना नाखून 2B पेंसिल के अंदर गड़ा दिया। अरुण बोलता रहा, अराउंड 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको सर्विस से सस्पेंड किया गया था। आपने एक एक्सीडेंट में अपने गाड़ी से एक आदमी को कुचल दिया था। उस आदमी की फैमिली ने और सरप्राइजिंगली पुलिस ने भी उस केस को दबा दिया, बस आपको सस्पेंड कर दिया। क्या वो मौत आपको रात में अभी भी जगाती है? चेतन खामोश था। कुछ देर बंद खिड़की के बाहर देखने के बाद उसने कहा, हाँ। अरुण ने थोड़ा अपना सिर तिरछा करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। चेतन आगे झुका, अब मेरा सवाल, क्या तुमने ये एक्सटॉर्शन कॉल्स कराए? अरुण ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं। बस कोइंसिडेंस है कि ये सब मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ। एक्चुअली ये अंधेरी में 5 और लोगों के साथ हुआ और वो मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं। मैंने तो बस एज एन अकाउंटेंट उनको सलाह दी कि ऑन रिकॉर्ड पुलिस में कंप्लेंट रिपोर्ट कर दीजिए। अगर लॉस हुआ तो फाइल करने में आसानी होगी।